गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत इन्वायरमेंट पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र है। इसकी चर्चा हम लोग वैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में कर चुके हैं और यह चर्चा जो थी वह था ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट थी। ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व का सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला राष्ट्र है उसके अंतर्गत चाइना आता है, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन आता है। चौथे नंबर पर भारत आता है और पांचवें नंबर पर कौन आता है? रसिया आता है। तो पहला आपका ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां पर सर्वाधिक कौन है? 3 है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? इसका तात्पर्य है, ये तो राष्ट्र वैसे है भूटान। इसका तात्पर्य ये है कि भूटान जितना कार्बन का उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में करता है उससे अधिक इनके पास फॉरेस्ट रिजर्व हैं जो इस कार्बन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका तात्पर्य है इनके पास कार्बन सिंक ज़्यादा है लेकिन कार्बन का उत्सर्जन कम है, इसलिए एक कार्बन नेगेटिव राष्ट्र कहलाता है। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? और यहाँ पर बताना है, ये देखिए वैसे अगर देखा जाए नेट कार्बन जीरो 2050 का जो लक्ष्य है यह टारगेट 2 प्रकार के संस्थाओं के द्वारा दिया गया है। एक तो जो रिपोर्ट थी वह IPCC की रिपोर्ट थी और IPCC की रिपोर्ट के अलावा अगर हम देखें तो एक था यूनाइटेड नेशन एक्शन समिट था, उसके माध्यम से भी रिपोर्ट आई थी और दोनों का लक्ष्य जो था 2050 में कार्बन न्यूट्रल होना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है कि नेट जीरो का तात्पर्य क्या होता है। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, नेट जीरो का तात्पर्य यही होता है कि हमारा जो उत्सर्जन है और जो हमारे पास कार्बन अवशोषित करने के लिए जो कार्बन सिंक है दोनों इक्विवेलेंट हो जाएं, तो वह नेट जीरो के दायरे में आता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प लिख रहा है, मतलब पहला कूट है यहाँ पर, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना है। यहाँ पर उत्सर्जन को नहीं घटाना है, उत्सर्जन तो घटाना है ही है लेकिन उत्सर्जन को घटा के 0 करना ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी प्रकार की गतिविधि करते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन तो होगा ही होगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करें उसका अवशोषण करने की क्षमता भी मेरे पास उतनी ही हो, तब जाके हम नेट जीरो कहलाएंगे। इसलिए दूसरे को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होती है। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट सही है और इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा सही, ये हो जाएगा सी, केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाली क्रिया है एटमॉस्फेयर, जलवायु के द्वारा, क्लाइमेट के द्वारा, वह है एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर आप मत्स्यन उद्योग को देखें तो मत्स्यन जो उद्योग होता है इस पर क्लाइमेट का प्रभाव तो पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ता है जितना हम कृषि पर देखते हैं। और निर्माण तथा खनन, इस पर तो जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आर्टिफिशियल मैकेनिज्म काम करते हैं और मत्स्यन उद्योग में भी आर्टिफिशियल के साथ साथ कुछ यहाँ पर नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लाइमेट का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना इम्पैक्ट क्लाइमेट का एग्रीकल्चर पर पड़ता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं गर्मी ज़्यादा हो गई तो भी एग्रीकल्चर हमारी डिस्टर्ब होती है, ठंडक ज़्यादा हो गई तो भी डिस्टर्बेंस होता है, बारिश ज़्यादा हो गई तो भी डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि हर प्रकार के प्रोडक्शन के लिए अगर एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर,
प्रॉपर उसके लिए हमको ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जलवायु में यदि थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमारा एग्रीकल्चर सबसे पहले प्रभावित होता है। इसलिए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी। अगला यहां पर कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो सही है। और साथ में यहां पर उसका कारण क्या लिख रहा है कि मौसम की जो चरम दशा है, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है? मौसम की चरम दशा। तो मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वह एग्रीकल्चर सेक्टर पर मिलता है, जिससे हमारी जो खाद्य सुरक्षा है यह सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और इसी का परिणाम है कि हमारे समाज में क्या होता है, तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण यहाँ पर कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर बताना है खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं। यह स्पष्ट ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे गए हैं सब उत्तरदायी हैं, लेकिन एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है कि जो इसका संबंध नहीं है। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अर्थात जो अंडाकार कक्षीय मार्ग है, क्या इसके परिणाम स्वरूप जलवायु के परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्योंकि जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा करता है, एक समय होता है जब एकदम नज़दीक पहुंचता है और एक समय होता है जब एकदम दूर पहुंचता है, और इसी में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारे जलवायु पर भी कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष की तिर्यकता है, अर्थात जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसका भी इम्पैक्ट जलवायु पर देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें विषुव अयन अर्थात पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति का भी परिणाम जलवायु पर देखने को मिलता है, लेकिन सौर किरणित ऊर्जा का हमारे पृथ्वी पर कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सौर किरणित ऊर्जा जो है यह पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या विषुव आयन, इन्हीं सब पर पड़ता है। एक प्रकार से इसका कोई इम्पैक्ट प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। और अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? यहाँ पर क्या प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। किसने कहा है कि पृथ्वी का धुरी पर, धुरी मतलब पोल पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? क्योंकि यह रिसर्च हो चुका है, बहुत से भूगोलवेत्ताओं के द्वारा यह अनुसंधान और वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो एक्सिस है, यह एक्सिस क्या कर रहा है, अपने स्थान को लगातार शिफ्ट कर रहा है, ऐसे बदल रहा है। तो यही कह रहा है कि जो पृथ्वी का धुरी है, इस धुरी पर अवस्था बदलना, इस धुरी का बदलना क्या जलवायु परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है या नहीं? इसके बारे में किसने स्पष्टीकरण किया था? तो मिलुटिन मिलानकोविच ने किया था। किसने किया था? मिलुटिन मिलानकोविच ने इसके विषय में हम लोगों के सामने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोजेनिक का तात्पर्य होता है कि टेम्परेचर -150 के नीचे काम करे। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्रायोजेनिक ही कहते हैं। तो इसका तात्पर्य है जहां का टेम्परेचर कम हो, अर्थात आइस कोर। क्या होगा? आइस कोर। ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहां पर है कि निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए और बताइए कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन, क्या वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरयुक्त में से कौन सा या से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? अर्थात किसके परिणाम स्वरूप मृदा में कार्बन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है? तो यहां पर पहला लिखा है समोच्च बांध। समोच्च बांध एक प्रकार की जैविक कृषि का एक बेहतर नमूना है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कहें तो मृदा का जो अपरदन है यह घटता है। जब मृदा का अपरदन घटेगा तो स्वैच्छिक तौर पर आप समझ सकते हैं कि कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। इसी प्रकार अनुपद सस्यन से भी हमारे मृदा में
कह सकते हैं ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है, और शून्य जुताई से भी मृदा के कार्बन में वृद्धि होती है। शून्य जुताई का अगर हम तात्पर्य आपको बताएं तो इसको कहते हैं जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का तात्पर्य है कि कई फसल हम ग्रो कर लेते हैं बगैर जुताई किए, अर्थात हम नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, बीज को हम प्रत्यक्ष रूप से मृदा में मिला देते हैं बगैर जुताई किए हुए। तो ऐसे में जो नमी है मृदा की वह मेंटेन रहती है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारा वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है, इन सब का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब हम जुताई नहीं करते हैं तो इससे उस फसल में बहुत सारे अपशिष्ट खरपतवार ग्रो करते हैं, जिससे हमारी फसल थोड़ा प्रभावित होती है। लेकिन उसके लिए फिर हमको किसी ना किसी प्रकार के कीटनाशक, या फिर हम बात करें कि जो अन्य प्रकार की वनस्पति नाशक दवाइयाँ होती हैं उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो शून्य जुताई फायदा तो करती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो शून्य जुताई से हमारी जो मृदा है इसका अपरदन कम होता है, और मृदा में एक प्रकार से ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि जो पुरानी फसल होती है उसका अपशिष्ट उस मृदा में पड़ा रहता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा यह बी होगा, क्योंकि तीनों यहाँ पर सही हैं। और अगला यहाँ पर प्रश्न जो लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से संभावित स्थान हो सकते हैं। अब यहाँ पर पहला लिखा गया है परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, फिर लिखा है निःशेष तेल एवं गैस भंडार, और अगला है भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तीनों सही हैं, और तीनों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखिए है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं। यह भी संभावित स्थान है, यह भी संभावित स्थान है, और यह भी संभावित स्थान है। इसलिए ऑप्शन जो सही होगा ये हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि जो हम लोग सड़क देखते हैं, ग्रामीण सड़क, जैसे प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, या फिर बहुत सी इस प्रकार से सड़कें जो हमारे सामने देखने को मिलती हैं, इसी के विषय में पूछ रहा है कि पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए यहाँ पर बात कह रहा है। इसका तात्पर्य है जो ताम्र स्लैग है, या शीत मिश्रित एस्फाल्ट है प्रौद्योगिकी, या जियोटेक्सटाइट, इन तीनों के परिणाम स्वरूप कार्बन के उत्सर्जन में कमी आती है। लेकिन जो उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी है या पोर्टलैंड सीमेंट है, ये दोनों कार्बन के सोर्स हैं। तो ये कार्बन के सोर्स हैं, लेकिन ये ऊपर वाले कार्बन के सोर्स नहीं हैं। जब कार्बन के सोर्स नहीं हैं तो इसलिए इनके प्रयोग से हम कहेंगे कि कार्बन का प्रयोग घटता है। तो इसलिए 1, 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न यहाँ पर है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता अर्थात UNFCCC या UNFCCC, जिसका कह सकते हैं इनिशिएटिव 1992 में लिया गया था, लेकिन यह इफेक्ट में कब आया है इसके विषय में पूछ रहा है। यह इफेक्ट में आया है 21 मार्च 1994 को। कब आया है? 21 मार्च 1994। और अगला यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 2015 में जो UNFCCC की बैठक हुई थी, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP20 के विषय में पूछ रहा है कि यह समझौता, इस समझौते पर यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। क्या यह सही था या गलत है? तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कि जो पेरिस जलवायु समझौता था, पेरिस जलवायु समझौता जो है यह 4 नवंबर 2016 को एक्टिवेट हो गया। भारत इस पर कै तारीख को हस्ताक्षर किया था? तो 2 अक्टूबर को हस्ताक्षर किया था। तो इस प्रकार से पहला तो गलत है। लेकिन दूसरा यहाँ पर पढ़ते हैं, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे
इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रयास ही रहेगा और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना होने पाए, यह बात कही गई है। तो यह पूरी तरीके से सही है। यह पेरिस जलवायु समझौते का कोर बिंदु है। साथ में जो यहां पर लिखा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर अर्थात यहां पर कह रहा 1000 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो ये गलत है। हमने आपके साथ चर्चा किया था ग्रीन क्लाइमेट फंड की, जो 2010 का प्रावधान था और इसके तहत यह बात कही गई थी कि 100 बिलियन डॉलर का, कितने का फंड होगा, 100 बिलियन डॉलर का, और यहां पर कितने का लिख रहा है, 1000 बिलियन डॉलर का। तो 1000 बिलियन नहीं है बल्कि 100 बिलियन डॉलर है। और यह कब का प्रावधान है, तो 2010 का प्रावधान है जो 2020 से काम करेगा। इस पर भी चर्चाएं हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में कंप्लीट तरीके से किए। इसका तात्पर्य है यहां पर आंसर जो होगा केवल और केवल 2 होगा। चलिए अगला यहां पर प्रश्न है, मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है, तो यह UNFCCC के सचिवालय के द्वारा प्रवर्तित की गई। किसके द्वारा, UNFCCC सचिवालय के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया है। यहां पर अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जिससे संबंधित है, अर्थात यहां पर पूछ रहा है कि जो UNFCCC है, किसका, UNFCCC, इसका संबंध किससे है, निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, देखो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इससे भी संबंध है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, इससे भी इसका संबंध है। यूरेनियम उत्पादन में कमी, इससे तो इसका संबंध है ही नहीं। हाँ, सर्वाधिक अगर प्रत्यक्ष संबंध है तो ग्रीन हाउस गैस से। UNFCCC के तहत अगर हम देखें तो जो क्योटो प्रोटोकॉल का प्रावधान किया गया उसमें पूर्णतः यही बात कही गई है कि हम लोगों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी, और इसमें कटौती करने के लिए हमको क्या करना होगा, CO2 के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। और इसमें कटौती करने का तात्पर्य यह है कि हमको जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कटौती करनी, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कटौती करनी होगी। एक प्रकार से प्रत्यक्ष चर्चा किसकी है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी की ही प्रत्यक्ष बात की गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें समाहित है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी। इसलिए सबसे बेहतर आंसर यहां पर होगा डी। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि हरित जलवायु निधि अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसी के विषय में यहां पर बात कर रहा है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। क्या यह सेंटेंस सही लिखा है या गलत, तो यह सेंटेंस सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला जो लिखा है कि इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और OECD एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित किया गया, ये गलत है। इसके तत्वावधान में नहीं स्थापित किया गया, बल्कि अगर बात करें तो यह UNFCCC के तत्वावधान में स्थापित किया गया है, इसके तत्वावधान में है। और यही ग्रीन क्लाइमेट फंड है जिसकी साइज है 100 बिलियन डॉलर। और यहां पर एक भी बात ध्यान रखना है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को मैनेज करने के लिए 24 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से यह ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑपरेट करेगा। तो ये सब बातें हम लोग स्पष्ट तरीके से पढ़े हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा पहला। और अगला यहां पर प्रश्न है कि जो हमारा अर्थ आवर है अर्थात पृथ्वी काल के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा यूनेस्को का एक उपक्रम है, तो क्या यह सही है या गलत। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा यूनेस्को का एक उपक्रम नहीं है, बल्कि यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक कह सकते हैं प्रोग्राम है। तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और कब किया जाता है, तो यह मार्च महीने का जो अंतिम शनिवार होता है, मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है, इसी दिन इसका आयोजन किया जाता है। और टाइम होती है 8:30 से लेकर के 9:30 PM के मध्य हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ रखेंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 आवर जो है इस दौरान हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, बंद करते हैं,
और यह प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। और यहां पर जो पहला तो गलत हो गया क्योंकि यह इसका प्रोग्राम है नहीं। फिर अगला यहां पर कूट है कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह सेंटेंस सही, इसमें कोई डाउट है नहीं। फिर अगला यहां पर लिखा है यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। यह भी सेंटेंस सही है, इसलिए ऑप्शन सही जो होगा ये होगा सी। और अगला प्रश्न यहां पर है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो समुद्री जल। ये बात देखो ये कहां तक अभी अगर देखा जाए यहां पर, वैसे तो एक वैज्ञानिक वर्ग का सुझाव है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं, एक समस्या के समाधान के लिए हम एक नई प्रकार की समस्या को जन्म दे सकते हैं, ऐसा संभव है। इसलिए हमको कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच विचार करना चाहिए। यहाँ पर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा यह सुझाया गया, इसके बावजूद भर इस पे काम अभी तक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके क्या साइड इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं है। इसलिए यह अभी बस एक प्रकार से रिकमेंडेशन है, अभी इस पर वास्तविक एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं तो इससे यह बात तो तय है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से कुछ हमको निजात मिलेगा, लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं, इस पर अभी शोध होना शेष है। चलिए अगला यहां पर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि यहां पर कौन सा सही है। पहला लिखा है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई है, तो यह हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो 97 का है, जिसको लागू होना था 1999 में, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई, इसलिए 1999 में लागू नहीं हो सका। 2001 में जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के एक फंड जनरेट किया गया, उसके पश्चात 2005 में जाकर के लागू हुआ। ये बात सत्य है। फिर है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध, क्या है सही गलत? यह ग्रीन हाउस गैस के संबंध में व्याख्या करता है। तीसरा लिखा है कि मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक होती, ये भी सही है। और इसके विषय में भी हम लोग स्पष्ट तरीके से इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, इसलिए आंसर यहां पर सही होगा टी वाला। और अगला यहां पर प्रश्न जो लिखा गया है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सीडीएम अर्थात इसका तात्पर्य क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए सत्य नहीं है। पहला लिखा है यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, क्या यह सही है या गलत? फिर लिखा है यह ग्लोबीय तापक्रम को कम करता है। फिर लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। फिर लिखा है कि यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये गलत है, क्योंकि निषेध नहीं करता बल्कि प्रमोट करता है, तो यही गलत है। शेष सभी सेंटेंस यहां पर सही है। ऑप्शन यहां पर होगा डी, क्योंकि यही सही नहीं है, देखिए सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, इसके विषय में पूछ रहा है। तो बताना है, जैसे यह एक अलग प्रकार का प्रावधान है, इस प्रकार से हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। और यह जो है यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। इसलिए इसका जो देखिए एक प्रकार से करंट अफेयर्स का ये टॉपिक था, इसलिए इसको एज इट इज आप अभी ध्यान रखें। और इससे हमको यह स्पष्टता होती है कि यदि कोई भी टॉपिक चर्चा में है तो वहां से प्रश्न संभावित होता है। तो इसलिए इस प्रकार से हमको पढ़ना होगा मैगजीन के माध्यम से। हमारे हिस्टोरिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो बदलते नहीं हैं, बस बदलता क्या है कंटेम्प्रेरी इशू, और उसी को अपने जो परंपरागत सिलेबस है उसके साथ मैच करना होता है। और अगला यहां पर प्रश्न जो लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कार्बन जमाओं अर्थात कार्बन क्रेडिट्स
के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति अर्थात क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? ये सही है। हम लोग पढ़े हैं कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में पूर्णतः कौन हमको जानकारी देता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। साथ में यहाँ पर दूसरा लिख रहा है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली योजनाएं या परियोजनाएं केवल संलग्नक वन देशों से संबंधित है। ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें एनेक्स 1 और एनेक्स 2 दोनों राष्ट्र अपना योगदान दे सकते हैं, तो इसलिए यह गलत है, लेकिन पहला सही है, इसलिए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? इसका तात्पर्य है कि जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक कॉमन कार्बन मीट्रिक मतलब एक प्रकार से मैट्रिक तैयार करता है, एक प्रकार से सारणी बनाता है। यह किस सेंस में तैयार की गई है, इसी के बारे में पूछा। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो तो होगा कि संपूर्ण विश्व में जितने भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, चाहे वह निर्माण कार्य किसी प्रकार का खनन हो, चाहे निर्माण कार्य किसी भवन का निर्माण हो, जिस भी प्रकार का पूरे विश्व में निर्माण संबंधित कार्य किए जाते हैं, रोड बनाया जाता है, जो भी डैम बनाए जाते हैं, जो भी हैं, इन सब का जो कार्बन पद चिन्ह है इसी का आकलन कर कि जितने निर्माणाधीन कार्य हैं या जितने निर्माण संबंधित कार्य हो रहे हैं, इनके माध्यम से कितने कार्बन का उत्सर्जन होगा, उसी का एक फुटप्रिंट तैयार करने का काम यह कॉमन कार्बन मैट्रिक के द्वारा किया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक समर्थित कह सकते हैं यहां पर कार्यक्रम है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि ब्लू कार्बन क्या है? कार्बन भी दो प्रकार का होता है, एक ब्लू कार्बन होता है, एक ब्लैक कार्बन होता है। ब्लैक कार्बन का तात्पर्य होता है जितने हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं वहां से जो मटेरियल निकलता है वो सब ब्लू कार्बन नहीं बल्कि ब्लैक कार्बन होते हैं। ब्लू कार्बन का तात्पर्य होता है कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा जो प्रगृहित कार्बन होते हैं, अर्थात जैसे महासागर या तटीय क्षेत्रों में जो हमारे वनस्पतियां होती हैं, इनके माध्यम से जो कार्बन हमारा मतलब अपने अंदर स्टोर किया जाता है वो सब किस दायरे में आते हैं? तो वे सब ब्लू कार्बन के दायरे में सम्मिलित होते हैं। और अगला प्रश्न है कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। चलिए अगला यहां पर प्रश्न लिखा गया है कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड स्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका प्रबंधन विश्व बैंक का कौन करता है? विश्व बैंक करता है। अगर हम बात करें इसके विषय में तो यह एक बहुपक्षीय कोष है। क्या है? यह एक बहुपक्षीय कोष है। इसका प्रबंधन कौन करता है? विश्व बैंक करता है। और इस कोष का जो काम है ये है कि स्थलीय क्षेत्र में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि स्थलीय क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किस प्रकार से कमी लाया जाए, उसी को यह प्रमोट करता है और उसी दिशा को बढ़ावा देने के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रबंधन कौन करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। तो बहुपक्षीय है, इसका तात्पर्य है कि जितने भी विकसित और स्वैच्छिक विकासशील राष्ट्र हैं ये अपना एक अनुदान देते हैं और उससे यह एक प्रकार का फंड तैयार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी सही होगा। अगला है वन कार्बन भागीदारी सुविधा अर्थात फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में यहां पर ऑप्शन है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला लिखा गया है यहां पर कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह ठीक, कोई डाउट नहीं। फिर लिखा है यह धारणीय अर्थात सस्टेनेबल, वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली अर्थात इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूली अर्थात क्लाइमेट एडॉप्टेशन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में कह रहा है कि वानिकी ये जो वैज्ञानिक हैं इनके अनुसंधान में जो लगे विश्वविद्यालय हैं या विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिक
तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लिखा है वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो ये वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करती, यह स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सहायता नहीं प्रदान करती है, बल्कि यह एक प्रकार का हमको क्या करती है, यहाँ पर फैसिलिटी सुविधा प्रदान करती है। यहाँ पर किसी को वित्तीय सहायता होता नहीं प्रदान करता है, क्योंकि कोई फंड थोड़े नहीं है, यह क्या है, वन कार्बन भागीदारी सुविधा है। ठीक, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन अगला जो लिखा है कि यह देशों की अनेक वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस रिड्यूसिंग एमिशन, मतलब उसी का इंग्लिश में नाम है यहाँ पर कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जिसकी चर्चा 2013 की है। कब की ये चर्चा है, 2013 की है, और इस पर भी हम लोग विशेष चर्चा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कर चुके हैं। REDD प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर या मदद करती है। तो यह सेंटेंस सही है, अर्थात यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ये होगा पहला और तीसरा, अर्थात सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि अर्थात ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, इसके विषय में प्रश्न पूछ रहा है। इसके विषय में हमको बताना है कि ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस जो है या चेंज अलायंस, इसके विषय में कौन सा सेंटेंस सही है। पहला लिखा है कि यह यूरोपीय संघ की पहल है, तो क्या यह सही है या गलत, तो सही है। यह यूरोपीय संघ की क्या है, एक पहल है। साथ में यहाँ पर लिखा है दूसरा, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर दूसरा भी सेंटेंस क्या है, सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी यहाँ पर सही है। साथ में अगर बात करें तीसरी की, इसका समन्वय, मतलब यह किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, कह रहा कि इसका समन्वय जो है यह WRI अर्थात विश्व संसाधन संस्थान, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। तो क्या यह सही है या गलत, ध्यान रखिएगा। जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि है अर्थात ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, इसको समन्वय करने का काम कौन करता है, तो यूरोपियन कमीशन करता है। कौन करता है, यूरोपियन कमीशन करता है। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जो यूरोपीय संघ है इसी से पता चल रहा है कि यह यूरोपीय कमीशन के द्वारा इसको समन्वित करने का कार्य किया जाता है, इसलिए ये क्या है, यह गलत है। और सही जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला और दूसरा, ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये भी कार्बन का मुद्दा है, करंट का मुद्दा है। तो इस प्रकार से जो भी करंट हैं ये हमारे लिए प्रासंगिक हो। तो हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने 7-8 महीने के अंदर यदि कार्बन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो वहाँ से प्रश्न बनेगा। यहाँ पर लिखा है कि जो गहरी कार्बन वेधशाला है इसके संबंध में बताना है कौन सा सही है। पहला लिखा है, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या यह सही है या गलत, ये सही है। साथ में यहाँ पर लिखा है कि यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अगर इसके विषय में हम समझें तो हमको यह स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर 1000 से अधिक, ध्यान रखिएगा, 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधियों, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान है। एक ऐसा अभियान है, यह एक 10 वर्षीय अभियान है जिस पर यह कार्य कर रहा है। कौन, यह गहरी कार्बन वेधशाला। और इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या कि जो माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र है इसी के माध्यम से हम लोग अवलोकन करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि जो कार्बन का यहाँ पर रूप है, गतिविधि है या उद्गम है, इसको समझने में हमको आसानी हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। और इस प्रकार यह आज का एपिसोड समाप्त होता है। हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।